अच्छा, तब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोसेफलस की। ठीक है, हाइड्रोसेफलस मीन्स कि आपके सिफेलिक रीजन में बहुत ज़्यादा फ्लूइड का भर जाना। ठीक है, और फ्लूइड जो इस केस में हमारे पास है वो क्या है, CSF। ठीक है, अगर आपके हेड रीजन में, ठीक है, CSF बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट करने लग जाएगा तो दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड हाइड्रोसेफलस। ठीक है, अभी हमारे पास क्यों ऐसा हो सकता है, या तो हमारे पास CSF जो है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर जो इसको एब्जॉर्प्शन करने की जो सलाहियत थी हमारे स्कल में, ठीक है, या वो एब्जॉर्प्शन से नहीं हो पा रही, या तो CSF ज़्यादा बन रहा है या उसकी एब्जॉर्प्शन से नहीं हो पा रही, जिस वजह से CSF का जो लेवल है अल्टीमेटली हमारे सब एरेक्नॉइड स्पेसिस में या फिर वेंट्रिकल्स में वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, जिस वजह से जो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है CSF का, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है। सो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोसेफलस। ठीक है, रीजन्स की तरफ चले जाएं तो कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे पास होता है ड्यू टू कोरॉइड प्लेक्सिस एडिनोमा। हमें पता है कोरॉइड प्लेक्सिस ने CSF को सिक्रीट करना है। ठीक है, अगर उसके अंदर किसी किस्म का कोई ट्यूमर डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो वो ट्यूमर जो है फिर उसकी बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन करवाएगा CSF की, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, CSF का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा और हाइड्रोसेफलस हो सकता है। ठीक है, या तो ये रीज़न हो सकती है, या फिर जो हमारे पास सेरिब्रल एक्विडक्ट होती है हमारे पास, अगर तो वो स्टीनोस हो जाए। ठीक है, अगर उसकी स्टीनोसिस हो जाए तो वो बहुत बारीक सी हो जाएगी और वो अपने आगे से फ्लूइड को पास ही नहीं होने देगी। ठीक है, जिस वजह से जो उसके पीछे लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं उसके अंदर जो है क्या कहते हैं मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। सो उस कंडीशन में भी हाइड्रोसेफलस हो सकती है। अब ये हमारे पास सेरिब्रल एक्विडक्ट की स्टीनोसिस किन किन कंडीशन में हो सकती है। बताया जाता है कि या तो ये स्टीनोसिस हमारे पास होगी किसी एक्स लिंक्ड डिजीज़ में, ठीक है, किसी एक्स लिंक्ड डिजीज़ में होगी, या फिर हमारे पास किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से स्टीनोसिस भी हो सकती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हाइड्रोसेफलस हो सकता है, CSF का मतलब जो प्रेशर है वो राइज कर सकता है। अब बच्चों में क्या होता है कि मोस्टली जब होता भी मोस्टली बच्चों में ही है, जब बच्चों में हाइड्रोसेफलस होता है तो उनके ब्रेन के जो स्कल के जो बोन्स होती हैं वो आपस में फ्यूज नहीं होती। ठीक है, उनके दरमियान सूचर्स डेवलप नहीं हुए होते, साथ ही साथ वो सही से ऑसिफाई भी नहीं हुई होती बोन्स। तो होता क्या है कि जब उनके अंदर CSF का प्रेशर राइज करने लगता है और वेंट्रिकल्स इनलार्ज करने लगते हैं तो उनका जो हेड है ना वो काफ़ी बड़ा हो जाता है साइज़ में। ठीक है, मतलब आप देख कर भी आप मतलब उसको बाहर से भी देख के बता सकते हो कि इस बच्चे को हाइड्रोसेफलस है। पूरे हेड का साइज़ जो है बहुत ज़्यादा इनलार्ज कर जाता है, जबकि बड़ों में ऐसा नहीं होता। उसमें तो ये होता है बड़ों के केस में कि जो क्या कहते हैं जो आपका क्रेनियम है, ठीक है, आपके जो क्या कहते हैं ब्रेन है, वो आपके स्कल के साथ जो है ना बिल्कुल प्रेशर उस पर लग रहा होता है और बहुत आपका जो है ना ब्रेन टिश्यू जो है डैमेज हो सकता है। लेकिन बच्चों के अंदर जो है पूरा स्कल जो है एज अ होल हमारे पास इनलार्ज कर सकता है। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं हाइड्रोसेफलस की टाइप्स। ठीक है, दो तरह की हमारे पास होती हैं। एक होती है जी हमारे पास नॉन कम्युनिकेटिंग ठीक है, और दूसरी हमारे पास होती है जी कम्युनिकेटिंग टाइप की हाइड्रोसेफलस। अब ये हमारे पास नॉन कम्युनिकेटिंग क्या होती है और कम्युनिकेटिंग क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। डायग्राम्स मैंने भी बनाई भी हुई है, आपको दिखाती हूँ। पहले आपको बता देती हूँ यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ से कम्युनिकेशन की बात हो रही है। यहाँ पे जो है ना कम्युनिकेशन की बात हो रही है विद द सब एरेक्नॉइड स्पेस से। ठीक है, जो कि हमारे पास एरेक्नॉइड मीटर से नीचे है हमारे पास। ठीक है, अगर तो हमारे पास जो हाइड्रोसेफलस है उसमें CSF कम्युनिकेट कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा सब एरेक्नॉइड स्पेस से, सो वो होगी हमारे पास नॉन कम्युनिकेटिंग। अगर तो CSF कम्युनिकेट कर रहा है हमारे पास सब एरेक्नॉइड स्पेस से तो वो होगी हमारे पास कम्युनिकेटिंग। मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम से। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने डायग्राम बनाई हुई जिसमें ये मैंने लेटरल वेंट्रिकल्स दिखाए आपको। ठीक है, बीच में थर्ड वेंट्रिकल है, सेरिब्रल एक्विडक्ट है, फोर्थ वेंट्रिकल है, फोरामेन लश्का है हमारे पास। ठीक है, और क्या कहते हैं फोरामेन मेजेंडी है जिसके थ्रू वो बाहर CSF के साथ सब एरेक्नॉइड स्पेस के साथ कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, जो ये वाली मैंने बनाई है ये सारी हमारे पास क्या है, सब एरेक्नॉइड स्पेस है। पहले हम लोग देख लेते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। इसमें बेसिकली होता क्या, जो नॉन कम्युनिकेटिंग है उसमें जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन होती है या तो वो हमारे पास फोरामेन लश्का के लेवल पे होगी। इसमें हमारे पास CSF जो है जो वेंट्रिकल्स के अंदर है वो बाहर सब एरेक्नॉइड स्पेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, नॉन कम्युनिकेटिंग है। या तो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन है जी सेरिब्रल एक्विडक्ट के लेवल पे ताकि वो बाहर कम्युनिकेट ना कर सके, या फिर हमारे पास जो है ना इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना के लेवल पे है। ठीक है, जो आपको मैंने अंदर यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, इन तमाम कंडीशन में अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी तो वेंट्रिकल्स जो हैं अंदर की तरफ इनलार्ज कर जाएंगे। ठीक है, और जो हेड का साइज़ है वो इनलार्ज हो जाएगा और ये बाहर सब एरेक्नॉइड स्पेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये होती है हमारे पास नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। जो हमारे पास कम्युनिकेटिंग होती है उसमें क्या होता है कि जो CSF है वो बाहर जा सकता है, हमारे पास कम्युनिकेट कर सकता है विद दिस सब एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, तो फिर ब्लॉकेज कहाँ पे आएगी, ब्लॉकेज या तो हमारे पास सब एरेक्नॉइड सिस्टर्न्स में आएगी। ठीक है, जो कि यहाँ पे साइड्स पे मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर तो यहाँ पे कोई ब्लॉकेज आ रही है, या फिर आप मैंने जो ऊपर आपको एरेक्नॉइड विलाई दिखाए हुए हैं, ठीक है, जो कि जहाँ से हमारे पास एब्जॉर्प्शन होनी होती है, ये यहाँ पे ब्लॉकेज आ रही है। ठीक है, जिस वजह से फ्लूइड हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा लेकिन कम्युनिकेट ज़रूर कर पा रहा है सब एरेक्नॉइड स्पेस के साथ। ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेटिंग जो हमारे पास कम्युनिकेटिंग टाइप है उसमें हमारे पास जो है CSF
कम्युनिकेट कर पाता है विद द सब एरेक्नोइड स्पेस के साथ। तो इससे में हमारे पास क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो इतने खास इनलार्ज नहीं करते, क्योंकि इतना कोई उसके अंदर प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बाहर भी कम्युनिकेट कर रहा है। अगर तो वो नॉन कम्युनिकेटिंग होता, बाहर ना निकल पाता, तो वेंट्रिकल्स जो हैं वो काफ़ी फिर इनलार्ज कर पाते, जैसे कि हमारे पास हमने नॉन कम्युनिकेटिंग में देखा था। ठीक है, सो अब हाइड्रोसेफेलस हमारे पास हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लिनिकल की तरफ। अच्छा, जो हमारे पास नेक्स्ट क्लिनिकल है दैट इज क्रिप्टोर्चिडिज्म। ठीक है, इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ बेसिकली द कंडीशन ऑफ अनडिसेंटेड टेस्टिस। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास क्या होता था, एब्डोमेन के अंदर हमारे पास टेस्टिस बनते थे। ठीक है, और वो इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू होते हुए हमारे पास जो है ना गुबरनैक्यूलम के थ्रू हमारे पास नीचे आ जाते थे टेस्टिस, स्क्रोटम में। अब क्या होता है कि अगर हमारे पास ये किसी वजह से जो है ना क्या कहते हैं डिसेंड ना कर पाएँ, ठीक है, जो इसकी जो एग्जैक्ट रीज़न है वो नहीं पता अब तक, लेकिन समझा जाता है कि अगर हमारे पास फीटस जो है वो इसी से एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन ना कर पाए, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन ना कर पाए, जो कि मेनली बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेस्टिस के डिसेंट के लिए। तो अगर टेस्टोस्टेरोन सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में नहीं है तो हमारे पास ये जो है सही से अपनी पोजीशन पे डिसेंड नहीं कर सकते। ठीक है, सो या तो वो एब्डोमेन में ही कहीं रह जाएंगे, या फिर वो इंग्वाइनल कैनाल में कहीं रह जाएंगे, या कहीं भी मतलब अपने पाथवे में रह जाएंगे। सो वो स्क्रोटम में नहीं आ पाते, और इनको इस कंडीशन को हम लोग बोलते होते हैं जी क्रिप्टोर्चिडिज्म। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन इनकी लोकेशन देखी जाती है वो ये है कि इनग्वाइनल कैनाल तक पहुंच पाते हैं बस, और वहीं पे स्टक हो जाते हैं और नीचे अपनी अल्टीमेट पोजीशन पे नहीं जा पाते। ठीक है, अब क्या होता है कि इस तरह के जो नॉर्मली जो मतलब चूँकि ये मोस्ट कॉमन डिफेक्ट है मेल्स के अंदर, तो नॉर्मली देखा जाता है कि बर्थ के बाद विद इन फर्स्ट ईयर, यानी कि एट द लास्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर तक ये टेस्टिस जो है खुद ब खुद डिसेंड होकर स्क्रोटम तक आ जाते हैं। ठीक है, अगर ये ना आए तो क्या होता है, इनके अंदर एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है, और ये जो टेस्टिस होती हैं ये फिर हमेशा के लिए क्या हो जाती है, स्टीराइल हो जाता है, वो मेल जो है स्टीराइल हो जाते हैं। ठीक है, और इस तरह के जो टेस्टिस होते हैं उनके अंदर फिर जर्म सेल ट्यूमर्स की डेवलपमेंट की भी चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इट वॉज ऑल अबाउट द क्रिप्टोर्चिडिज्म। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लिनिकल की तरफ। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द हाइड्रोसील। इसमें बेसिकली क्या होता है, अब आपको याद होगा जब टेस्टिस हमारे पास डिसेंड करते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज ये मैं स्क्रोटम बनाती हूँ। ठीक है, ऊपर से जब टेस्टिस हमारे पास डिसेंड करता हुआ स्क्रोटम में आता है तो उसके साथ एक हमारे पास एक फोल्ड होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रोसेसिस वेजाइनलिस का। ठीक है, वो भी जो है ना इनग्वाइनल कैनाल से होता हुआ स्क्रोटम में जाता है। ठीक है, जब वो वहाँ पे पहुँच जाता है, लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है ना प्रोसेसिस वेजाइनलिस जो है स्क्रोटम के अंदर आ चुका है। ठीक है, जब इसमें पहुँच जाता है तो उसका जो स्टॉक होता है वो सारा हमारे पास ऑब्लिटरेट कर जाता है, और जो है ना ये बाकी पोर्शन ट्यूनिका वेजाइनलिस बना देता है। अब क्या होता है कि अगर हमारे पास ये ऑब्लिटरेट ना करे और इसकी जो ओपनिंग है वो परजिस्ट कर जाए, ठीक है, इसकी ओपनिंग जो है परजिस्ट कर जाए, तो क्या होता है कि उसके अंदर पेरिटोनियल फ्लूइड आने लग जाता है। ठीक है, और इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं जी हाइड्रोसील का। ठीक है, स्क्रोटल हाइड्रोसील का, कि स्क्रोटम के अंदर जो है ना उसके थ्रू फिर हमारे पास पेरिटोनियल फ्लूइड आ जाता है। लेकिन आपने याद रखना है कि ये ओपनिंग जो है इतनी बड़ी नहीं होती कि इसके थ्रू हमारे पास जो है कोई इंटेस्टिन्स वगैरह जो है वो हर्निएट कर पाएँ, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी सी ओपनिंग होती है, बस इसमें से हमारे पास जो है ना पेरिटोनियल फ्लूइड जो है गुजरता हुआ आता है और हमारे पास स्क्रोटम तक पहुंच जाता है। सो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं जी हाइड्रोसील का। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सर्वाइकल या फिर ब्रेंकियल सिस्ट। ठीक है, जो कि बेसिकली बनते हैं सेकंड ग्रूव के रेमनेंट से। ठीक है, सेकंड ग्रूव या फिर आप कह लो जी सर्वाइकल साइनस जो है इनके रेमनेंट से हमारे पास जो है ये हमारे पास स्वेलिंग सी अपीयर होती हैं, छोटी छोटी इलोंगेटेड सी, उनको हम लोग नाम देते हैं सर्वाइकल सिस्ट के। सॉरी, यहाँ पे साइनस मुझे लिखना था। ठीक है, सर्वाइकल साइनस या फिर सेकंड ग्रूव जो है उसके रेमनेंट से हमारे पास ये जो छोटी छोटी सिट्स अपीयर होती हैं ये बेसिकली प्रेजेंट होती हैं हमारे पास नेक के रीजन में। ठीक है, मेनली जो है ये कहाँ पे देखा गया, इनको देखा गया है जिस स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड जो हमारा मसल होता है उसके एंटीरियर बॉर्डर पे देखा गया इन सिस्ट्स को। ठीक है, और जो ये सिस्ट्स है ना कोई इतनी अपीयरेंट मतलब हमें अच्छे से नज़र नहीं आती अनटिल एडल्टहुड। ठीक है, चाइल्डहुड में पता नहीं चलता, और एडल्टहुड के बाद जो है ना नेक के अंदर आप कह लो कि पेनफुल सी स्वेलिंग अपीयर होने लग जाती है। ठीक है, फिर उससे जो है ना पता चल जाता है कि अच्छा ये हमारे पास कौन से ये मतलब ब्रेंकियल सिस्ट बने हुए हैं। ठीक है, जो कि अब जाके स्वेल हुए हैं, और स्वेल इस वजह से होते हैं क्योंकि विद टाइम जो है उन इन सिस्ट के अंदर जो है ना हमारे पास फ्लूइड अक्यूमुलेट होने लग जाता है, और इन्हीं की जो एपिथेलियल लाइनिंग से जो डिस्क्रिमिनेटेड सेल्स हैं वो इसके अंदर अक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, जिस वजह से जो है ना इनकी स्वेलिंग बढ़ती चली जाती है। ठीक है, सो आफ्टर एडल्टहुड हमारे पास पेनफुल जो है ना पेनलेस स्वेलिंग होती हैं ये। ठीक है, जो कि नेक में अपीयर होती हैं, और इससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये हमारे पास जो स्टार्टिंग में परजिस्टेड ब्रेंकियल सिस्ट थी ये वो हैं। ठीक है, अब हमारे पास थोड़े से क्लिनिकल्स रह गए हैं, वो मैं सारे आपको बताती हूँ नेक्स्ट लास्ट वीडियो में।